सो गाइस कन्वेक्शन चैप्टर 2 कन्वेक्शन हम पढ़ रहे थे। कन्वेक्शन का डेफिनेशन क्या हमने देखा था। कन्वेक्शन का डेफिनेशन हमने देखा था कि बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके किसके, या वो लिक्विड के हों या फिर वो एयर के हों, जब किसी दूसरे सरफेस से मूव करते हैं तो उसकी हीट लेकर निकलते हैं। ठीक है, और इस तरीके की हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, ओके। तो बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हो चाहे एयर के हो, फ्लो ओवर अ प्लेट, जब किसी प्लेट पे फ्लो करती है तो उससे जो हीट ट्रांसफर होता है, इस तरीके के हीट ट्रांसफर को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लेट है। ठीक है, ये हमारा एक प्लेट है 80 डिग्री सेल्सियस पे है। क्लियर है, इसको मुझे 30 डिग्री सेल्सियस पे भेजना है। हम क्या करेंगे, नॉर्मल एयर पे रख दिए, जो नॉर्मल एयर चल रहा है उस एयर पे रख दिए, तो क्या हुआ, एयर आएगा, इससे हल्का हल्का एयर टकराएगा और इस तरीके से एयर क्या करेगा, इस प्लेट की हीट लेकर ऐसा बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट टाइम 8 मिनट के अंदर ये 80 डिग्री से 30 डिग्री तक हो जा रहा है। तो इस तरीके की कन्वेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, अब फिर से मैंने एक प्लेट लिया और इस प्लेट पे मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। मैंने क्या किया, एक फैन लगा दिया। एक फैन लगा दे, ये फैन को रोटेट किया तो फैन रोटेट करते करते इसका एयर लिया और इस तरीके से क्या हो गया, एयर ये बाहर निकल गया, है ना। तो ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही इस प्लेट के टेम्परेचर 80 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, है ना। इस तरीके के कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन, है ना। अभी हमने फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन देख लिया। कन्वेक्शन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सा है, रेडिएटर, रेडिएटर, ठीक है, इंजन में जो फिन्स लगा रहता है, फिन्स को ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए, है ना। और क्या हो गया आपका, कंडेंसर, कंडेंसर इलेक्ट्रिक वाला कंडेंसर नहीं, रेफ्रिजरेटर वाला कंडेंसर, है ना। तो यहाँ यहाँ हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है, कंडक्शन का जो फॉर्मूला दिया गया था, तो कंडक्शन का जो फॉर्मूला था हीट ट्रांसफर रेट का, हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर रेट कितना होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे H क्या है, H यहाँ पे थर्मल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, थर्मल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट मीटर स्क्वायर केल्विन। इससे पहले जब हम कंडक्टेंस पढ़ रहे थे उसमें एक K आया था जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट मीटर केल्विन। ठीक है, वाट मीटर केल्विन, तो ध्यान रखना है। ए क्या है, सरफेस एरिया है, जो सरफेस पे हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सरफेस का एरिया है, सरफेस एरिया। और टीएस क्या है, यहाँ पे टीएस है आपका जो सरफेस है या फिर जो बॉडी है, बॉडी की टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। और टीएफ क्या है, आपका जो फ्लूइड है, और फ्लूइड आपका लिक्विड हो चाहे एयर हो, उसका टेम्परेचर, है ना। तो ये है हमारा कन्वेक्शन। ये सब चीजें हम स्टार्टिंग में, इससे पहले जो वीडियो बनाया था कंडक्शन चैप्टर 1 जो पढ़ा रहे थे उसमें ये सब चीजें कन्वेक्शन के बारे में बता दिया था। चैप्टर 2 हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम सोचे कि इसके बारे में बता दिया जाए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने एक थोड़ा सा रिविजन कराऊंगा मैं यहाँ पे। हमने जब कंडक्टेंस पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, कंडक्शन, कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल, प्लेन वॉल हमने जब पढ़ा था, तो एक प्लेन वॉल था, है ना। मान लीजिए उसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 था और ये था आपका टेम्परेचर T2, और इस तरीके से हमारा होता है। तो इसका हमने एक सर्किट बनाया था, इसको दिया था T1, इसको बोला था T2, और इसको बोला था हमने थर्मल रेजिस्टेंस R की वैल्यू। तो थर्मल प्लेन वॉल में R की वैल्यू हो जाती है L अपॉन KA। ठीक है, और यही अगर ये अगर एक सिलेंडर हो, इस तरीके का सिलेंडर हो,
जिसका इनर, तो इस तरीके से सिलेंडर हो, इसके लिए जो सर्किट में बनाया था, दिस इज T2, दिस इज T1, तो इसके लिए जो R की वैल्यू हो जाती है, अगर ये सिलेंडर है इसके लिए R की वैल्यू हो जाती है ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई के एल। ठीक है, अगर ये स्पेरिकल शेप का वॉल हो तो इसके लिए R की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 अपॉन 4 4 पाई के 4 पाई के। ये सब हमने कंडक्टेंस में पढ़ा था, है ना। और उसमें जो कंडक्शन प्लेन वाल, फिर हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला बनता था हमारा T1 माइनस T4 अपॉन प्लेन वाल की बात कर रहे हैं, प्लेन वाल की बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा L अपॉन के, है ना, ये फॉर्मूला बनता था। इसी तरीके से हमारा, अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिलेंड्रिकल में हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, क्योंकि कंडक्शन के थ्रू किस तरीके का हीट ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्टेंस हो रहा है, तो कंडक्टेंस हो रहा है तो हीट ट्रांसफर रेट की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो, इसके लिए बन जाएगा 2 पाई के एल, ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई के एल, और T1 माइनस T2, इसका T1 और इसका T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1, है ना। इस तरीके से हमने पढ़ा था कंडक्टेंस में। नाउ यहाँ पे हम बस एक ही चीज डिस्कस करेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कैसे होता है प्लेन वॉल में, ठीक है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन प्लेन वॉल। मान लो ये प्लेन वॉल है, ये हमारा एक प्लेन वॉल है, और ये क्या है, इधर एटमॉस्फेयर है, इधर भी एटमॉस्फेयर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, मान लो यहाँ इस इधर का टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर TA है, और इस वॉल का टेम्परेचर T1 है, दिस इज T2 एंड दिस इज TB, है ना। तो TA टेम्परेचर, इस इधर साइड वॉल है, वॉल के इधर साइड का जो एयर का टेम्परेचर है TA, वॉल के इधर साइड का जो एयर का टेम्परेचर है TB, वॉल का ये जो फेस है इसका टेम्परेचर है T1, वॉल का ये जो फेस है इसका टेम्परेचर है T2, वॉल की जो थिकनेस है उसको आप कुछ भी मान लो, लेट अस अज्यूम L या T, कुछ भी मान लो, ठीक है, L ही मान लेते हैं, L है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसके लिए अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं, इसके लिए जो मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखना, एक ही वॉल के लिए 3 सर्किट बन रहा है। कैसा, ये हो जाएगा TA से लेकर T1 तक का, दिस इज T2 एंड दिस इज TB, है ना। तो ये जो बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वॉल में T1 से T2, जो ये बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। और जो एयर से और इस सॉलिड के सरफेस, एयर है ना, हवा आ रही है, सॉलिड सरफेस टकरा रही है और निकल जा रही है, इधर से भी हवा आ रही है, सॉलिड सरफेस टकरा रही है, निकल जा रही है, तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। इधर कन्वेक्शन हो रहा है, इधर भी कन्वेक्शन हो रहा है ना। तो कंडक्टेंस के टाइम पे प्लेन वॉल है तो इसकी R की वैल्यू हो जाएगी दिस, है ना। इसकी जो R की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन के हो जाएगा, ये L अपॉन इसकी जो थर्मल कंडक्टेंस है K, और इसकी जो एरिया है A। बट इन केस ऑफ कन्वेक्शन में R की वैल्यू क्या होगी, ये जानना जरूरी है। तो कन्वेक्शन के केस में R की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन H A हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन H2A, और इसके लिए हो जाएगा 1 अपॉन H1A1, और कंडक्टेंस इसके लिए हो जाएगा L2 K2A2, है ना। 1 2 3 तीन सरफेस है, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। देयरफॉर जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला बनेगा, क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट यहाँ पे जो हीट फॉर्मूला बनेगा, टेम्परेचर TA इधर है और टेम्परेचर TB, दैट इज TA माइनस TB, यही था ना, स्टार्टिंग का टेम्परेचर माइनस एंड का टेम्परेचर अपॉन कन्वेक्शन 1 अपॉन H1A1 प्लस कंडक्शन, R इक्विवेलेंट होता है ना नीचे, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट में R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, तीनों को प्लस तो करना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा L2 अपॉन K2A2 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन H3A3। इस तरीके से हमारा
कन्वेक्शन। तो वॉल में अगर कन्वेक्शन हो रहा है तो जनरली ज्यादातर वॉल में कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, अब ये जो एयर है, या तो ये एयर नॉर्मली जा रहा है, या तो आप फैन लगाकर दोनों तरफ फैन लगा के इधर से हवा भेज रहे हो, इधर से भी हवा भेज रहे हो जल्दी ठंडा करने के लिए, है ना। तो दो कन्वेक्शन हो रहा है, एक बीच में क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसके जो फॉर्मूला हीट ट्रांसफर का जो बनेगा, कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो इस तरह ये बनेगा। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमने एक नया टर्म यहाँ पे देखा, एच, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। कन्वेक्शन वाली टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो है, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये जो डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी पे, ठीक है, डायामीटर कितना है, डेंसिटी कितना है, रो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वैल्यू ऑफ के। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा जो हमारा थर्मल हीट कोफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है इन सब चीजों पे। क्लियर है। अब इसी में से अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म का डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत हिंट देते आपको बताते जाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरीके से इसमें दिक्कत ना हो, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। सबसे पहला हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं रेनॉल्ट नंबर। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है थर्मल कोफिशिएंट हमारा, वेलोसिटी पे, डायामीटर पे, डेंसिटी पे, विस्कोसिटी पे, स्पेसिफिक हीट पे और थर्मल कंडक्टिविटी पे। ये सब चीजों पे हमारा जो है ये डिपेंड करता है। अब हम कैसे किसका वैल्यू निकालेंगे, अगर मैं गेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि डीप तक जाऊं, अपन जस्ट जेई जूनियर इंजीनियरिंग लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीजें मैं आप बताने जा रहा हूँ वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर, कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ, मैं लिख देता हूं, रेशियो ऑफ इनर्शिया रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस, नॉट विस्कॉस, स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेना, इट्स द विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस। तो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स टू विच अ फ्लोइंग फ्लूइड इज सब्जेक्टेड। अब हम कन्वेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कन्वेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कन्वेक्शन क्या है, क्या हमने देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको ठंडा करना है, उसका हीट ट्रांसफर करना है, हमें बल्क ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एयर के या लिक्विड के उसके ऊपर से फ्लो कराने होंगे, है ना। तो मतलब हम फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरली हमारा जो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी फ्लूइड की क्वालिटी क्या है, फ्लूइड की थर्मल कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि कन्वेक्शन में हमें एच कोफिशिएंट मिलता है, और एच कोफिशिएंट है वो फ्लूइड का ही तो होता है। तो वो फ्लूइड, इसलिए अब हम फ्लूइड के टॉपिक्स में जा रहे हैं, और जनरली फ्लूइड डायनेमिक्स के टॉपिक में हम यहाँ पे जा रहे हैं। क्लियर है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के टॉपिक में हम जा रहे हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर में हमने पढ़ा, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स to which a flowing fluid is subjected is known as Reynolds number। क्वेश्चन बनेगा, what is the ratio of inertia force to viscous force,
और नीचे लिखे होंगे रेनॉल्ड्स नंबर, बायोट नंबर, ये नंबर वो नंबर, तो आपको पहचानना होगा कि ये भैया रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर को हम आर ई से डिनोट करते हैं, आर ई से डिनोट करते हैं। क्या आया? इनर्शिया फोर्स, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन क्या बोल रहा है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, ये बता रहा ना। नाउ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला नीचे लिखिए और इनर्शिया फोर्स की फॉर्मूला लिखिए ऊपर। चलो ठीक है, यहाँ पे हम डीप फार्मूले पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में, डायमेंशनल नंबर जो चैप्टर है उसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग रहेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनर्शियल फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आता है कि रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स क्या होता है, तो रेनॉल्ड नंबर, फॉर्मूले से रिलेटेड इसमें आपको कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो अपन इसलिए यहाँ पे ये जो टॉपिक नहीं कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो लेंदी होगा और मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो लेंदी हो। तो जनरली रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और इसका जो फॉर्मूला बनकर आता है इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स, जब कटिंग पिटिंग आप करोगे तो इसमें आता है आपका रो वी एल सी अपॉन म्यू, ये आता है। ठीक है, वेयर एलसी जो वैल्यू होती है, वो एलसी की वैल्यू, कभी एलसी की जगह पे कभी कभी हम डी भी रख देते हैं, है ना, और कभी कभी एलसी की जगह पे हम एल भी रख देते हैं, है ना। तो दो तरीके का रेनॉल्ड्स फार्मूला इक्वेशन देखने को कहीं कहीं बुक में मिलेगा आपको, रो वी डी अपॉन म्यू, और कहीं कहीं रेनॉल्ड्स का नंबर का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा रो वी एल अपॉन म्यू। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम डी का यूज करते हैं इंटरनल फ्लो के लिए। मतलब ऐसा कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप पूरा हीट है, पाइप को ठंडा करना है, तो आप अंदर से फ्लूइड को भेज रहे हो, तो फ्लूइड क्या करेगा, अंदर से जाएगा और इस पे जो भी हीट है उस हीट को लेगा और बाहर निकल जाएगा। इस तरीके में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द पाइप, परपेंडिकुलर टू द पाइप मतलब डायामीटर हो रहा है, इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर का यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टी, रेनॉल्ड्स नंबर का जो इक्वेशन होता है डी अपॉन म्यू बनेगा। ठीक है, डायमीटर के अकॉर्डिंग। और बाउंड्री लेयर की बात करें, जो आपके प्लेट्स हो गए, है ना, ये प्लेट हो गया, इस प्लेट पे कैसा मूव करता है, जब फ्लूइड मूव करता है तो बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके से बनता है ना, बाउंड्री लेयर इस तरीके से बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सटर्नल फ्लो की जगह पे, जब क्योंकि ये इंटरनल फ्लो और एक्सटर्नल फ्लो पे एल एल रखते हैं, तो फाइनली जो रेनॉल्ड्स जनरल इक्वेशन हमारा यही बनता है रेनॉल्ड्स नंबर का। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज, दो चीज और देखेंगे हम, लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो, एकदम स्मूथ फ्लो जो होते हैं ना, आप कभी टैप ऑन करते हो, घर का टैप ऑन करते हो, तो फ्लो इतना ज्यादा स्मूथ होता है कि लगता ही नहीं कि पानी टैप से निकल रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, लगता ही नहीं कि पानी टैप से निकल रहा है, एक बस ये लगता है कि एक बर्फ ऐसा है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट स्मूथ एकदम। ठीक है, और यही अगर इस तरीके से पानी निकले तो ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो के टर्म्स में रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 2000। ठीक है, ये चीज याद रखना। और टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, टर्बुलेंट फ्लो के टर्म्स में जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू होता है वो होता है ग्रेटर देन 4000। ओके, और रेनॉल्ड नंबर और ट्रांजिएंट फ्लो, ट्रांजिएंट फ्लो ये किस तरीके का फ्लो होता है, ये होता है 2000 से लेके रेनॉल्ड नंबर का नंबर अगर इसके अंदर रहा, 2000 और 4000 के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर की इसको फॉर्मूला पुट करोगे और 2000 4000 के अंदर अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो। अगर आर ई की वैल्यू 4000 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, 4000 से ज्यादा आ रही है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। और 2000 से कम आ रहा है तो लेमिनार फ्लो। क्लियर है, तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म्स। Conductance resistance offered by the fluid if it stationary and the surface conductive resistance, surface conductive resistance।
is defined as the conductance resistance offered by a fluid if it were stationary and the surface convective resistance. Conductance resistance, ratio of conductivity and conductance resistance to ratio of conductance resistance of material to the convection resistance. ओके, तो गाइस देखो, डेफिनेशन देख ही रहे होगे, लिख ही रहा था, ठीक है। तो नस्लेट नंबर अगला हम पढ़ने वाले हैं। नस्लेट नंबर क्या होता है? नस्लेट नंबर रेशियो ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। मतलब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ये होता है नुस्लेट नंबर। इसको हम कैपिटल एन यू से डिनोट करते हैं। आइए, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था हमने? दैट इज एल, कंडक्टेंस एल अपॉन के ए, यही था ना। अपॉन कन्वेक्शन 1 अपॉन एच ए, है ना। ए से ए कट जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एच एल अपॉन के। ये बनता है हमारा नुस्लेट नंबर का फॉर्मूला, एच एल अपॉन के, ठीक है, नुस्लेट नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक टर्म और कैंसिल करने वाले हैं, मटेरियल ना लिख के यहाँ पे हम फ्लूइड लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी क्यों ऐसा किया अभी ये क्लियर हो जाएगा। तो नुस्लेट नंबर का हमने पढ़ा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो इज नोन एज नुस्लेट नंबर या नस्लेट नंबर, ठीक है ना। जो नस्लेट नंबर होता है, नस्लेट नंबर जो होता है वो लगभग या बहुत पास होता है बायोट नंबर के, बायोट नंबर के, ठीक है। बायोट नंबर, नस्लेट नंबर का फॉर्मूला Nu इज इक्वल टू एच एल अपॉन के आया। उसी तरह बायोट नंबर जो होता है, इसका जो फॉर्मूला जो होता है एच एल अपॉन के, यही होता है। बायोट नंबर का भी यही फॉर्मूला होता है। बट दोनों में डिफरेंस कैसे पता करें? डिफरेंस पता करना है तो एक ही चीज जानो, नुस्लेट नंबर में अभी मैंने काट कर फ्लूइड लिखाया, तो यस, जो ये जो के की वैल्यू है ये लिक्विड का वैल्यू है, ठीक है। लिक्विड की केस में होता है ऐसा, या फ्लूइड की केस में। और ये जो के की वैल्यू है ये सॉलिड। अगर सॉलिड की बात करोगे तो आप बायोट नंबर कैलकुलेट कर रहे होगे। ये जो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस है, अगर सॉलिड की बात कर रहे हो तो बायोट नंबर, और लिक्विड में की बात कर रहे हो तो नुस्लेट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, डेफिनेशन नुस्लेट नंबर का ये है। और अगर हम बायोट नंबर का डेफिनेशन मांगे तो बायोट नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ रेशियो ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो इज नोन एज बायोट नंबर। एंड नुस्लेट नंबर का क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो ये याद रखना है, के फ्लूइड हो जाता है नुस्लेट नंबर हो जाएगा, और के सॉलिड लिख दिए तो बायोट नंबर हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पे याद, तो अपन तीन चीजें पढ़ चुके हैं कन्वेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला प्रेडेंटल नंबर। प्रेडेंटल नंबर को हम पी आर से डिनोट करते हैं। क्या होता है? रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स थर्मल डिफ्यूसिबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेडेंटल नंबर। क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एफएम में ये सब टर्म्स आते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूसिबिलिटी। थर्मल डिफ्यूसिबिलिटी को हम अल्फा से शो करते हैं, और इसका वैल्यू मैं इसी वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, जब मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में थर्मल डिफ्यूसिबिलिटी या थर्मल रेजिस्टेंस जब बता रहा था, उस टाइम पे ये सब टर्म्स आपको मैं बताया था कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल डिफ्यूसिबिलिटी क्या होता है, ये सब चीजें बताई थी ना। तो वही सब चीजें यहाँ पे लेकर चल रहा है। तो थर्मल डिफ्यूसिबिलिटी के की फॉर्मूला आता है के अपॉन रो सी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात किया जाए तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, ठीक है। तो फाइनली दोनों जब रो से रो कट जाएगा और हमारा जाएगा म्यू के अपॉन सी, उल्टा हो गया, म्यू
C अपॉन के। यस, ओके, ये हो जाता है हमारा प्रेडेंटल नंबर। तो ये आपको याद रखना है, क्या होता है, रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, ये दोनों अपन ये जो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, कंडक्शन जब पढ़ रहे थे, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, उस टाइम में थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का भी टर्म बताया था। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, दो चीज और हम यहाँ पे प्रेडेंटल नंबर के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब जो ये जो प्रेडेंटल नंबर है हमारा, ये एक लिंक है जो जोड़े रखता है किसको किसको, हमारा हाइड्रोडायनेमिक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर को और थर्मल थर्मल बाउंड्री लेयर को, या थर्मल, इन दोनों को जोड़ने का प्रेडेंटल नंबर एक लिंक है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हमारा बन के आता है, रिलेशनशिप वगैरह जो बनता है, ये हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये जरूरत हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में पड़ेगा तब हम देखेंगे, बट बस एक जस्ट एज्यूम यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रेडेंटल नंबर की वैल्यू 0.01 है, ये किसके लिए होती है, फॉर लिक्विड मेटल के लिए, लिक्विड मेटल के लिए होती है। और प्रेडेंटल नंबर की वैल्यू अगर दिस, ये किसके लिए होता है, फॉर हैवी ऑयल्स के लिए होता है। ठीक है, और प्रेडिक्टल नंबर अगर 10 है तो ये किसके लिए होता है, इट इज फॉर वाटर। और प्रेडिक्टल नंबर की वैल्यू अगर 0.69 है तो ये किसके लिए होता है, फॉर एयर। तो ये सब चीजें थोड़ा सा कुछ याद रखना है, ज्यादा नहीं। और यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल इज इक्वल टू, एक रिलेशन बनता है, डेट इज 1.1026 प्रेडिक्टल नंबर का पावर -1/3। ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के हेल्प से हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस और थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डेल्टा टी है, ये है हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, और ये होता है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रेडेंटल नंबर की वैल्यू पता है, और अगर आपके हाइड्रोडायनेमिक की वैल्यू पता है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू पता है, तो उससे आप थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस निकाल सकते हैं। अगर थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस का वैल्यू पता है, प्रेडेंटल नंबर की वैल्यू पता है, वाटर जो फ्लो हो रहा है कि लिक्विड की फ्लो हो रहा है, वो आप यहाँ से वैल्यू ले लोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपका थर्मल बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस निकल जाएगा। ये हमारा ये है, तो यही तो हुआ गाइस बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये हमारा कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो है, यही तो है हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस यही तो है। ठीक है, बाउंड्री लेयर टॉपिक में ये आता है, और हमारा जो हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन, इसमें बाउंड्री लेयर के भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट हम यहाँ फिलहाल जरूरत नहीं है, एफएम का टॉपिक्स है, तो एफएम वाले टॉपिक में हम चल के उसको चीजों को डिस्कस करेंगे। तो प्रेडेंटल नंबर क्लियर हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, ऐसा अगर आया क्वेश्चन में तो तुरंत प्रेडेंटल नंबर को टिक मार देना है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रेडिक्टल नंबर को हम लोग बोलते हैं टैकलेट नंबर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रेडिक्टल नंबर इज नोन एज टैकलेट नंबर। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक होता है स्टार्टर नंबर। ठीक है, स्टार्टर नंबर, एसटी, स्टार्टर नंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता देते हैं क्योंकि जब एफएम पढ़ेंगे तब ये सब चीजें काम आएगी। स्टार्टर नंबर, इसका जो फॉर्मूला आता है HX अपॉन रो V इंफिनिटी अपॉन CP। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस आप माइंड में रखो ऐसा कुछ होता है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो कन्वेक्शन में इतना ही है गाइस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते हैं। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे देखेंगे कन्वेक्शन में जो भी बनता है, इन्हीं सब नंबर जो है, नुसेल्ट नंबर, ये यूलर्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, इसी पे क्वेश्चंस बनता है। अच्छा, मैंने इसमें आपको यूलर्स नंबर नहीं बताया क्या? ओके, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, यूलर्स नंबर। ठीक है, यूलर्स नंबर ये भी जरूरी है। ओके, तो जो यूलर नंबर है, इसको आइलर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको लिखते हैं रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू द inertial फोर्स इज नोन एज यूलर्स नंबर। यू से इसको दिखाते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है प्रेशर फोर्स अपॉन दिस। ठीक है, यूलर्स नंबर,
याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स एंड द इनर्शियल फोर्स। जब किसी दो पॉइंट पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के, इन्हीं को प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर रेशियो और इनर्शियल फोर्स के जो रेशियो, इन रेशियोज को हम लोग कहते हैं यूलर्स नंबर या आइलर्स नंबर, ठीक है। और इसका EU से डिनोट करते हैं, डेल पी अपॉन रो वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है, बट डेफिनेशन सबको याद है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें डेफिनेशन से ही लेना देना है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन टॉपिक खत्म होता है, और कन्वेक्शन के बाद हम एक और टॉपिक हीट एक्सचेंजर देखेंगे, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और लास्ट होगा हमारा रेडिएशन, और हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस खूब सारे लगाएंगे एंड देन ओवर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।